क्वेश्चन 131 में कह रहा है, कम से कम आज हम कोशिश करते हैं कि 60 तक हम बता दें, 60 तक। खाली आप लोग शांत रहिएगा, साइलेंट। एक व्यक्ति के पास कुछ भैंस और बत्तख हैं। भैंस और बत्तख में क्या समानता है और क्या अंतर है भैंस और बत्तख में? आप ये मत नहीं कहिएगा कि भैंस बच्चा देती है और बत्तख अंडा। आपको फालतू दिमाग मत चलाइए, काम पे आइए। उस बैठिए तो वो वाले पे बैठिए, तो इस पर बैठिए। हाँ, अच्छा ना, वो ध्यान देना है। बत्तख के एक सिर, भैंस के भी एक सिर। बत्तख के 2 पैर और भैंस के 4 पैर। यही अंतर और समानता है। कहता है एक व्यक्ति के पास कुछ भैंस तथा कुछ बत्तख है। कुछ मतलब पता नहीं। इसमें टांगों की संख्या सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक है, तो भैंसों की संख्या कितना होगा? देखिए, दोनों में से किसी का संख्या पता नहीं है, तो भैंस माना कि x, बत्तख y। कहा कि एक आदमी के पास कुछ बत्तख और कुछ भैंस है। भैंस की संख्या x और बत्तख की संख्या y। तो जितना संख्या उतना ही सिर ना, जितना संख्या उतना ही सिर। देखिए, सिर की संख्या होगा x प्लस y। और कहता है पैर की संख्या सिर के दूने से 24 अधिक है। तो सिर के संख्या से दूने से 24 अधिक है किसका? तो पैर की संख्या। भैंस का पैर होगा 4 गो और बत्तख का पैर होगा 2 गो। यही ना कह रहा, भैंस की संख्या x, बत्तख की संख्या y। तो दोनों की कुल संख्या यानी सिर की संख्या ही, दोनों की संख्या मतलब सिर की संख्या। सिर की संख्या की दुगुने से 24 अधिक पैर की संख्या है। क्लियर? 4 और 2 क्यों किए? इसे करेंगे 2x प्लस 2y प्लस 24, 4x प्लस 2y बराबर में 2y उधर चला जाएगा। 24 बराबर होगा 4x 2x और x का मान कितना हो जाएगा? 12। अगर भैंस का संख्या निकल गया तो बत्तख का कहेगा तो कहीं पुट करके बत्तख का निकाल लेंगे, पर हमसे सिर्फ भैंस की संख्या ही पूछ रहा है, तो भैंस की संख्या कितना होगा? 12। कोई आपत्ति नहीं? हमने इस समीकरण कैसे बनाया? फिर से एक बार सुनिए। एक आदमी के पास कुछ बत्तख और कुछ भैंस है। कुछ मतलब पता नहीं, दोनों का संख्या नहीं पता है। तो भैंस की संख्या हमने माना x और बत्तख की संख्या हमने माना y। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने संख्या उतने सिर। सिर तो किसी का दो नहीं, सिर तो एक ही है। तो सिर की संख्या होगा x प्लस y। सिर की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर की संख्या। तो भैंस के 4 गो पैर, बत्तख के 2 गो पैर, इसलिए 4x और 2y। भैंस की संख्या पूछ रहा है, ऑटोमेटिक भैंस की संख्या x निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 132। एकदम बातचीत मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम बता देंगे। 132 बहुत ज़्यादा है तो अपने किताब में क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय है। मुर्गी और गाय वही वाली बात जो भैंस और बत्तख वाला बात, मुर्गी गाय। यदि उनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या, यानी गाय की संख्या x और मुर्गी की संख्या y। सिर तो एक ही के हुए है। सिर कितना है? 48। गाय के 4 गो और बत्तख के 2 गो, तो 140 को। अब समीकरण जब आपका बन गया, समीकरण 1 समीकरण 2, तो इसमें आपको जो कहे निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? इसे ही 2 से गुना कर दे तो 2x प्लस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 96। ये कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा ये 44 और x का मान होगा 22। अगर गाय पूछे तो 22 गो और मुर्गी पूछे तो मुर्गा मुर्गी 26 गो। 26 ना, तब ना 48। तो y पूछे तो कितना हो जाएगा? 26। हाँ, क्या बोले? x प्लस y सिर की संख्या। हाँ, सिर की संख्या, जितने संख्या पैर की संख्या। मिटा दे। आई क्वेश्चन 133 में कहता है एक शहर में टैक्सी का कुछ किराया निश्चित है तथा उसके साथ ही प्रति किलोमीटर दर किराया लिया जाता है। यदि 16 किलोमीटर किराया, क्या होता है कि आप टैक्सी का किराया, जैसे अभी हम लोग शादी विवाह के समय स्कॉर्पियो भाड़ा पे लेते हैं। स्कॉर्पियो 1500 रुपया फिक्स है, उसका भाड़ा आपको देना ही होगा। आपके दूरा पे आके लगा, आप उस पर चढ़िए नहीं चढ़िए, दूरा पर लगाए रहिए, 1500 रुपया दीजिए। अगर जितना किलोमीटर जाइएगा उतना किलोमीटर का तेल दीजिए। 1500 तो लगना ही लगना है। 10 किलोमीटर जाइए, 20-50 किलोमीटर जाइए, तो वैसे ही टैक्सी का किराया निश्चित है। कितना किराया लगेगा ही लगेगा, साथ में जितना किलोमीटर चलिएगा उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर में टैक्सी का कुछ किराया निश्चित है, यानी आप टैक्सी पर बैठ गए,
पैसा उतना लग जाना है, अब चलिए चाहे नहीं चलिए। साथ ही प्रति किलोमीटर का दर से किराया लिया जाता है, यानी प्रत्येक किलोमीटर तेल का जैसे पैसा लिया जाता है किराया लिया जाता है। यदि हमने 16 किलोमीटर चला तो हमको 156 रुपया देना पड़ा। अगर हमने 24 किलोमीटर चला तो 240 रुपया देना पड़ा। 30 किलोमीटर का कितना? तो देखिए एक निश्चित किराया क्या है, ये x रुपया तो हमको देना ही है। अब प्रत्येक किलोमीटर का क्या मान लेते हैं, y रुपया। थोड़ा सा कम हम लिख रहे हैं, प्रत्येक किलोमीटर का क्या मान लेते हैं, y रुपया। तो हमें देना पड़ता है 156 रुपया, यानी x रुपया फिक्स किराया हमको देना ही देना है। और जितना किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से हमको, तो 16 किलोमीटर चले तो 16 1 किलोमीटर का y रुपया 156। अगर हम यहाँ पे 24 किलोमीटर चलते हैं, 24 किलोमीटर चलते हैं तो हमें देना पड़ता है 204 रुपये। x रुपया तो 1500 फिक्स किराया देना ही है। इसमें 16 किलोमीटर चला, इसमें 24 किलोमीटर चला। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आराम से माइनस 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 करेंगे तो कट जाएगा ये 8y और ये कट के हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो 814 चले ना 48। 8 छक y का मान कितना हो गया 6। अब y का मान 6 हो गया तो x प्लस 16 छक 96 बराबर 100। 16 छक 96 नहीं होता है, y का मान 6 नहीं है, 16 छक 96 196। अच्छा अब इधर ले जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 60। यानी फिक्स किराया है वो टैक्सी पे बैठने का 60 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है 6 रुपया। फिर देखिए कि यानी एक निश्चित किराया फिक्स है, आप उतना 1500 रुपया जैसे देना होता है देना ही है। जितना किलोमीटर जाइए तेल जोड़ के दे लेता है ना जी, वैसे ही फिक्स किराया 16 किलोमीटर y रुपये के दर से 156 रुपया, फिक्स किराया 24 किलोमीटर y रुपये के दर से 204 रुपया। हमें आप ये पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर जाने का किराया कितना होगा, तो 30 किलोमीटर के लिए फिक्स किराया तो लगेगा ही और प्लस 30 y लगेगा ना। तो फिक्स किराया कितना है 60 रुपया और 30 गुने 6 240 रुपया लगेगा। 6 18 240। देखिए आपत्ति कहीं हो तो सब आदमी बोलेरो लिए होइएगा, बोलेरो तब आता है स्कॉर्पियो भाड़ा पे। क्या अभी तक ये भी नहीं समझे, क्या नहीं समझे इसमें, सो बताइए कौन सी बात नहीं समझे। आपने कभी स्कॉर्पियो भाड़ा पे लिया है? कैसे लिए भाड़ा, क्या कहा स्कॉर्पियो वाला? किलोमीटर के हिसाब से। ऐसा नहीं होता है। आपको कहा कि 1500 रुपया मेरा किराया है और जितना जाइएगा तेल लेंगे। यानी अगर 10 किलोमीटर जाते हैं तो 1 लीटर तेल, 20 किलोमीटर जाते हैं तो 2 लीटर तेल, 30 किलोमीटर जाते हैं तो 3 लीटर तेल का पैसा लगेगा। यही ना फिक्स किराया कितना हुआ 1500 और जितना जाइएगा। अब बताइए कोई किराया पर लिया स्कॉर्पियो, कोई दरभंगा से लहरिया से रह गया और कोई पटना जाएगा, दोनों को सेम लगेगा। पर फिक्स किराया निश्चित लगेगा, 1500 रुपया लेंगे ही। जो कम चलेगा उसको कम पैसा, जो ज़्यादा चलेगा उसको ज़्यादा। ओए लड़का सर ये जहाँ से सब बैठ जाते हैं 3 4 गो बहुत हल्ला करते हैं, क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं जी आप लोग? ये समझ रहे हैं, लोग को समझा रहे हैं, अपने में मस्त हैं, मगन हैं। हे भगवान आइए। पीछे से जैकेट भी खींच रहा था, उससे बोले कि शांत रहो। तो जैकेट कौन खींच रहा तुम्हारा? आप बैठिएगा तो थोड़ा सा ये हिल जाएगा, तो थोड़ा सा आराम से आइएगा, प्रेम से इधर। हाँ हाँ हुसैन पैर हुसैन क्या एक्स फिक्स किराया निश्चित किराया 1500 स्कॉर्पियो का, और ये तेल है पर लीटर तेल है ना। 10 लीटर में एक लीटर ले, 10 किलोमीटर के लिए 1 लीटर तेल लेता है ना। इतना सा सिंपल सी बात है जी। तो 16 किलोमीटर चले तो 156 रुपया लगा, 24 किलोमीटर चले तो 204 रुपया लगा, 30 किलोमीटर चलेंगे तो कितना लगेगा, तो 240 रुपया लगेगा। फिर एक बार वीडियो देखिएगा ना। इतना कर लिए तो बहुत बात हुआ ना। आइए 34 फिर यही सा ही क्वेश्चन है। किराए पर ली गई एक टैक्सी का प्रथम 60 किलोमीटर का किराया 4 रुपये प्रति किलोमीटर। हो सकता है क्या कि कभी देखते होगा ट्रेन का कि एगो स्टेशन जाइए तो 10 रुपया और 2 गो स्टेशन जाइए तो 20 रुपया नहीं होता है, 15 रुपया होता है, और 3 गो स्टेशन जाने के बाद 18 रुपया होता है। 3 गो जाने के लिए 30 रुपया होना चाहिए ना जी, होना चाहिए ना। तो जितना लंबा यात्रा करता है उस हिसाब से पैसा कम होते जाता है। जैसे खाना भी, एक आदमी का खाना बनाइए तो 100 रुपया खर्च, तो 2 आदमी का खाना पे 200 रुपया का खर्च नहीं होता है।
कम होता है, 3 आदमी को थोड़ा और कम होता है। चलिए जो भी हो, तो कहता है कि 60 किलोमीटर अगर आप जाते हैं, आपके साथ शर्त है कि आप 60 किलोमीटर जाइएगा तो हम 4 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लेंगे। ओए शांत हो जाएगा आप लोग। 60 किलोमीटर फिर अगले 60 किलोमीटर जाइएगा तो 5 रुपये लेंगे, और उससे आगे जितना भी जाइएगा तो 8 रुपया में 5 किलोमीटर ले जाएंगे। हो सकता है कि प्रारंभ वाला 60 किलोमीटर रास्ता बड़ी सुंदर है, अच्छा है, यहाँ से मुजफ्फरपुर का रास्ता 4 लाइन अच्छा है, और मुजफ्फरपुर से हम सीतामढ़ी गए तो वहाँ रास्ता सिंगल लाइन है, तो वहाँ रास्ता कहीं ख़राब है तो उसका किराया ज़्यादा होता है नहीं सर जी। अच्छा रोड का किराया कम और ख़राब रोड का किराया ज़्यादा। यानी 60 किलोमीटर जाइए तो 4 रुपया प्रति किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर जाइए तो 5 रुपया, और उससे अधिक जाइए तो 8 रुपया में 5 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर यात्रा करने के लिए रोहित के पास जो धन दिया उसका 1/4 शेष रह गया रोहित के पास। तो रोहित के पास धन कितने थे? तो पहले दूरी है 320 किलोमीटर। अगर इसका ही 60 किलोमीटर जाता है तो 4 रुपये किराया देना पड़ता है, 60 किलोमीटर का 4 रुपये। फिर जो 60 किलोमीटर जाता है उसके लिए कितना देना है? 5 किलो, यानी 120 किलोमीटर चल लिया। अब बच गया उसके पास कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर बच गया। और हमें पता है कि 200 किलोमीटर बच गया, 8 रुपया में 5 किलो, तो 5 को ऊपर की 8 को ऊपर, हमेशा धन को ऊपर, 8/5, 8/5 यानी 8 रुपया में 5 किलोमीटर ना। अब ये पैसा खर्च हुआ 240, 340, 332, 320 यानी 5 860 हुआ, 5 3 860 रुपया। पर जो पैसा दिया, जो पैसा था, कह रहा है रोहित के पास, क्वेश्चन नंबर कितना है? रोहित ने जो धन दिया उसका 1/4 उसके पास शेष है, जो दिया उसका 1/4 शेष है तो रोहित के पास, यानी शेष पैसा उसका है, शेष पैसा है 860 का 1/4 शेष है पैसा। तो ये 4 दूना 215, तो उसके पास धन कितना था प्लस 215 कर देंगे। क्लियर? कोई समस्या नहीं? ये समझ में आया ना? चलिए सब समझ में आएगा, मिटा दे। क्वेश्चन कम से कम देख के आइए ना 2 बार तो समझ में आएगा। नहीं है तो अभी सामने में क्वेश्चन रख के दिखिए। क्वेश्चन नंबर 135 में कहता है क्या कि 750 रुपया को ABCD में इस प्रकार वितरित किया गया है कि 750 रुपया है, 4 में बंटवारा करना है। कहता है A को B से BC के योग के बराबर, यानी A को जितना मिलता है 750 रुपया है, और इसको बांटना किस में है? A B C और D में बांटना है। कहता है कि A को BC के योग के बराबर कहता है। कुछ क्वेश्चन में कहता है, हम नहीं कुछ कह रहे हैं। A को BC के योग के बराबर मिलता है और B को C से 125 रुपया अधिक मिलता है। B को C से 125 रुपया अधिक मिलता है और C D को बराबर धन मिलता है। जितने C को मिलता है उतने D को धन मिलता है। ये क्वेश्चन में कहा मिलता है तो A का भाग क्या होगा? क्लियर? C और D को बराबर धन मिलता है। पढ़े तो डी को सी के बराबर में। हाँ तो वही ना, सी को डी को, डी को सी को, एक के बात हुआ ना। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं x रुपया, सी डी का धन कितना मान लेते हैं? x रुपया। तो ये हो जाएगा x प्लस 125, सी का x है तो x प्लस 125, और ये हो जाएगा b का मान है x प्लस 125 और c का मान कितना है? x, तो 2x प्लस 125। अब देखिए a का मान कितना दिया हुआ है? 2x प्लस 125 a का मान। b का मान कितना दिया हुआ है? x प्लस 125। c का भी मान x, d का भी मान x, बराबर 750। अब 2 1 3 4 5, 5x और प्लस 250, 250 बराबर 750। x का मान कितना आ जाएगा? 100। a का पूछ रहा है, a का पूछ रहा है, तो 2x प्लस 125 यानी 325। देख लीजिए कहीं आपत्ति लगे तो। फिर से हम बताते हैं, 750 है, बंटवारा करना है ABCD में। कहा A को B और C के बराबर धन मिलता है, BC को जितना मिला उतना ही मिला, A लिख दिए। फिर कहता है B को C से 125 रुपया अधिक मिला, लिख दिए, और C और D को बराबर धन मिला। ये दोनों का बराबर है, इसलिए C और D का धन हमने माना x।
तो b का धन क्या होगा c प्लस 125, तो c का मान कितना x प्लस 125। a का धन b प्लस c का, तो b का धन हमने कितना आया है x प्लस 125, और c का मान तो x है। अब यहाँ पर a का, b का, c का और d का चारों का धन निकल गया, चारों का धन बराबर 750 करके हो गया। क्लियर? एक बार और कोशिश कीजिए ना घर पे, आराम से बन जाएगा, बहुत टफ नहीं है। 35, इसीलिए इसको छोड़ दिए थे बीच में चैप्टर को। तो कुछ लोग कहते काहे छोड़ रहे हैं सर, पढ़ाइए देते। 136 में कहता है 1360 रुपया को ए बी सी में बंटवारा करना है, वितरण करना है। ए को बी का 2/3 भाग, बी को सी का 1/4 भाग मिले तो बी का भाग क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या किया जा सकता है कि अब हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, का वाला ना नीचे में होता है, बी का 2/3 यानी बी 3 और ए 2, सी का 1/4, सी 4 और बी 1। इसे लिख सकते हैं हम 2:3 और इसे लिख सकते हैं बी और सी 1:4। अब देखिए बी दो जगह 2 को दिखता है, एक जगह बी 3 दिखता है, एक जगह बी 1 दिखता है। एक को 3 बनाना आसान है कि 3 को 1 बनाना आसान है? एक को 3 बनाना आसान है। 3 बनाने के लिए इसको भी 3 से गुना और इसको भी 3 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12। तो आप ए का मान 2, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 12। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि 1360 को बांटना है। अनुपात मतलब x कॉमन, पता है ना, अनुपात में दी गई संख्या में x कॉमन होता है। तो 2x प्लस 3x प्लस 12x बराबर 1360, 17 ना, 17x बराबर 1360, 17 से कटता है ना कितना, 8 होता है, टेबल तो याद है नहीं। 17 8 136 होता है ना। तो पूछ रहा है क्या b का भाग कितना होगा, तो b बराबर 3x। हाँ वैसे नहीं कर सकते बी का मान हाँ, वो अनुपात पढ़ाया नहीं है इसलिए, वो बात अनुपात नहीं पढ़ाई इसलिए नहीं किए हैं वैसा। चले आगे। देखिए एक चीज बता देते हैं, अगर ये अनुपात में दिया हुआ है ना तो इसको ऐसे भी किया जा सकता था, अनुपात अभी नहीं पढ़ा है इसलिए। 1360 निकालना है जिसका, उसको ऊपर में, योग को नीचे में, ये भी तो भाई क्लियर। पर वो अनुपात पढ़ते तब, अभी अनुपात नहीं पढ़ा है। डेसिमल ये आपको आयु में और औसत में x का मान पढ़ा है इसलिए इतना बता दिए। क्या अभी नहीं ज़्यादा देखिए, उड़ जाएगा दिमाग से। कमेंट करना जरूरी है। आइए बात बझेरा हो जाएगा तो कुछ कह देगा तो हाँ, कमेंट करने का क्या जरूरत है किसी को। ओए शांति से पढ़िए। लगता है कि जैसे कि कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर अपना बक रहा है, क्या उसको तो फ्री का सरकार पैसा देता है, 1.5 लाख रुपया। अब बच्चा सब समझा लो, क्या लगता है प्रोफेसर को, पढ़े ना पढ़े हमारा कौन जा रहा है, बैठा रहता तब इसलिए पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर पढ़िए, शांत रहिए। जब बोलने का एक समय आता है, मान लो नॉर्मल है, हम छोड़े हुए हैं, कोई नोट कर रहा है कुछ बात है तो हम बोल पढ़े हैं, पीछे में अपने में मगन है। हम नहीं सर। हाँ आगे 37 कहता है एक व्यक्ति अपनी आधी संपत्ति पत्नी को दे देता है, यानी जो संपत्ति है आधा पत्नी को दे दिया, शेष का 2/3 अपने 3 बेटा को दे दिया, और जो शेष बराबर बराबर बांट दिया, शेष अपनी 4 पुत्री को बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक पुत्री को 20,000 रुपया मिला हो तो प्रत्येक पुत्र का भाग कितना होगा ना।
आइए, क्वेश्चन ये टफ है, बहुत लेट कर दिया ट्रेन जी। कहते हैं ट्रेन उजरा छापते हैं। अजय कहता है एक व्यक्ति के पास जो संपत्ति है तो मरने समय क्या किया कि बंटवारा कर दिया, पर आदमी अच्छा है, आधा दे दिया अपनी पत्नी को, और जो बच गया उसका 2/3 दे दिया बेटा को, और जो बच गया वही में से थोड़े थोड़े बेटी को ना। तो संपत्ति है, इस संपत्ति का आधा संपत्ति पत्नी को दे दिया तो बचा कितना? आधा। इस आधा में से 2/3 मतलब 3 गो में से 2 गो पुत्र को दे दिया तो 1/3 बच गया। 1/3 किसको दिया? पुत्री को। देखिए फिर कह रहा है, क्वेश्चन को सुन लीजिए। आधा संपत्ति दे दिया पत्नी को, 2/3 अपने 3 बेटा को और शेष संपत्ति अपनी 4 पुत्री को। यानी आधा संपत्ति क्या हुआ? पत्नी को दे दिया तो आधा संपत्ति बचा। अब जो बचा उसका 2/3 बेटा को दे दिया, 3 गो में से 2 गो दे दिया तो 3 गो में से 1 गो बचा। अब ये संपत्ति किसको दिया है? 4 गो बेटी को दिया है, 4 गो बेटी को। अब प्रत्येक बेटी को कितना मिला है? 20,000 मिला है। प्रत्येक बेटी को 20,000 मिला है। तो इससे हम सॉल्व करके क्या निकालेंगे? x। तो कह रहा है कि प्रत्येक पुत्र को कितना मिला ना, प्रत्येक पुत्र को। तो x का 1/2 का 2/3 पुत्र को मिलता है, और कितने पुत्र को मिलता है? तो 3 गो पुत्र का। यही मान रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार कोशिश कीजिए कि हमने कैसा लिखा। ये बट्टा यूज करना आसान हो जाता है, अगर शेष करके करें ना तो 2 पन्ना में बनेगा तब आंसर जाकर निकलेगा। अगर 2/3 का मतलब होता है 3 गो में 2 गो दे दिया तो बचा 1/3। पत्नी को आधा दे दिया मतलब 2 गो में 1 गो, आधा का मतलब क्या होता है? 2 गो में 1 गो, तो 2 गो में 1 गो दे दिया तो 2 गो में 1 गो बच गया, 1/2 बच गया। ऐसा होता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, निकल जाएगा। पत्नी का है, फिर बेटी का है। शेष का बोला तो 1 में से 2/3 घटा हाँ, हो गया 1/3। अब सीधा मात देखिए, इसका मतलब ये समझिए 2/3 का मतलब यही होता है मेरे पास 3 गो है ना तो 2 गो हमने दे दिया तो कच के बचे 1/3 बचेगा। तो वही तो यूज किए हैं। 3 में से 2 को देगा। आइए 37 के बाद चलते हैं। 38 में कह रहा है क्या? एक कक्षा में कुल विद्यार्थी का 3/5 भाग लड़की है, शेष लड़के हैं। तो अगर लड़की 3/5 है तो लड़का कितना होगा जी? 2/5 होगा। यदि लड़कियों का 2/9 भाग और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है, कुल संख्या x मान लेते हैं। कुल संख्या कितना मान लेते हैं? x। ये है लड़की का 2/9 भाग और लड़के का 1/4 भाग अनुपस्थित है, तो कुल के कितने उपस्थित हैं? तो 2/9 का मतलब होता है 9 गो में 2 गो एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितना है? प्रेजेंट हमें पूछ रहा है 7/9। लड़का का 1/4 एब्सेंट है तो प्रेजेंट है 3/4। अब कहता है कितना भाग प्रेजेंट है, तो इधर कटने वाला नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 7x/15 और ये कट रहा है 2, तो ये हो जाएगा 3x/10। यानी 7x/15 लड़की है, 3x/10 लड़का है, 30 7 दूना 14 प्लस 3 तिया 9, यानी कि 23x/30। 30 गो में 23 गो है ना प्रेजेंट है, तो एब्सेंट पूछ रहा है ना, प्रेजेंट पूछ रहा है ना, उपस्थित पूछ रहा है, तो 23/30 यही आंसर है। x नहीं भी देते तो चलता, बिना x का बन जाता ना। x का कुल का 23/30 उपस्थित है। संख्या तो मान नहीं दिया तो x देने का जरूरत नहीं, भिन्न से भी काम चल जाता है। x नहीं मानेंगे तो ये चलता। हाँ, x मतलब संख्या दिया हो रहा था तो x देना, नहीं भी तो इसको भी लिख सकते हैं। x का यानी कुल का, x मतलब क्या? कुल का 23/30 उपस्थित है, यही लिखेंगे। आगे चले। 39 जानते हैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा होता है। लैंग्वेज आपको समझ में आने लगेगा तो आसान यही होता है, लैंग्वेज ही आसान होता है। जल्दी समझ में आ जाता है। हौला होता है क्वेश्चन, आसान होता है, जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। कहता है 139, एक पाठशाला में 1/3 लड़के
और आधी लड़की शिविर में भाग लिया। 1/3 लड़का और आधी लड़की शिविर में भाग लिया। कुल 300 विद्यार्थी में से 100 लड़के हैं, तो पाठशाला में कुल कितनी? देखिए, लड़की लड़का, लड़की आधा ली है और लड़का 1/3 लिया है। 300 में 100 लड़का है, 300 में 100 लड़का है, तो 200 कौन होगा? लड़की। एक शिविर में जब 300 गया, उसमें 100 लड़का, तो 200 लड़की गई होगी। तो लड़की के बराबर में कितना हो जाएगा? 400। लड़का के बराबर में कितना होगा? 300। कुल संख्या पूछ रहा है तो 700। स्कूल में 700 बच्चा है। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए ना, सब दिखे आपने। लड़की का आधा और लड़का का 1/3 भाग लिया है, शिविर में गया है। कुल 300 बच्चा शिविर में गया है, जिसमें 100 लड़का है, लड़का 100, तो अपने आप लड़की 200 है। तो कुल संख्या कितना? एक आधा लड़की 200, तो कुल लड़की 400। 1/3 लड़का 100, तो कुल लड़का 300। टोटल पूछता है पाठशाला में कितना है, तो 700। कहता है एक कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी है। देखिए, अगर महिला है 1/3, तो बाकी क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। आधा महिला विवाहित है, जो महिला है वो आधा विवाहित है, और जो विवाहित है उसके 1/3 के बच्चे हैं। पुरुष है जो 3/4 विवाहित है, जो पुरुष है उसके 3/4 विवाहित। ये 2/3 नहीं मिलेगा, इसको खुद हमने निकाला है। अगर 1/3 महिला तो 2/3 पुरुष, 3/4 पुरुष विवाहित हैं, और जो विवाहित है उसके 2/3 के बच्चे हैं। तो कर्मचारी पुरुष 2/3। हाँ, वो हम तो अपने से निकाले हैं, वही एक्स्ट्रा तो काम करना है। अब देखिए, ये करेंगे 1/18। इसका मतलब हुआ पूरे कार्यालय में अगर 18 गो महिला है तो 1 के बच्चे हैं, और पुरुष देखिए तेज है 1/3 का। देखिए यहाँ भी पुरुष आ गए, तीनों को में 1 का बाल बच्चा है, महिला से पीछे है। 1/18 1/3, ये हो गया 18, 1 + 6 यानी 7/18, यानी कुल 18 को कर्मचारी है, तो उसमें 7 को के बच्चे हैं, तो बच्चा नहीं पूछ रहा है। देखिए, पट्टा समझने लगिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा काम। खाली ये हमने एक्स्ट्रा निकाला है, ये घर पे नहीं मिलेगा। किताब में खोजिए, कहाँ 2/3 कहाँ से लिख दिए, कुछ लिख देते हैं फालतू सालतू, वो लाए हैं खोज के। अरे भाई, यहाँ पर 20 गो स्टूडेंट हैं और 4 गो लड़की है, तो लड़का क्या गो? कहाँ से लाए हैं? वहीं से लाए हैं। मिटा दे। अरमान जी को कितना समझ में आता है बाल बच्चा वाला बात? अरे अरमान जी, पर हम कुछ बोले तो सब महान व्यक्ति सब हैं सब। अरे अरमान जी, कहें भविष्य में ब्याह शादी तो होबे करेगा गलतियों से, तो क्या विचार है, क्या को बाल बच्चा अच्छा? देखते क्या लड़का का बच्चे तो ही अच्छे हैं। अच्छा, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन है 11 वाला? कौन है जी? आपको विश्वास होता है सर कि हम बोल सकते हैं बात? 141। चोरी कर सकता था, बोल के नहीं। आइए, 4 बच्चे ABCD में मिठाई के एक डिब्बा आपस में बांटना है। ABCD में एक डब्बा बांटना है। A का 1/3 भाग लेता है, A है ना, वो 1/3 भाग लेता है। शेष का 2/, तो शेष कितना बच गया? शेष बच गया 2/3। शेष का 2/5 भाग B लेता है। अरे भाई, पूरा में से 1/3 ले लिया A, तो 2/3 ना बचा, और शेष से बचा उसका 2/5 B लिया, तो 2/5 का मतलब हुआ 4/15। तो शेष कितना हो जाएगा? तो 2/3 में से 4/15 को घटाएंगे, और जो शेष बच जाता है उसमें से आधा आधा कौन बांटता है? तो C और D बांटता है। तो C का कितना मिलेगा? तो आप शेष के फेर में मत जाइएगा, तो लंबा हो जाएगा घटाते घटाते। अब करिए क्या, इसे ना करके करिए कि अगर X को मिठाई है 1/3 A ले लिया है, तो 2/3 बचा। अब जो मिठाई बचा उसका 2/5 B ले लेता है, तो 3/5 बचा। अब जो मिठाई बचा उसमें बराबर बराबर C और D बांटता है, मतलब आधा आधा दोनों बांटता है, तो 1/2 कर देंगे।
ना। तो ये 2 से 2, ये 3 से 3, यानी 1/5 भाग मिलेगा। टोटल 5 गो है, उसमें से 1 गो मिलेगा सी या डी को। तो ये शेष वाला आसान तरीका, ई प्रोसेस बनाएगा तो बड़ी लंबा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, घटा के। देखिए x गो मिठाई है ना, उसमें से 1/3 मतलब 3 गो में से 1 गो ले लिया। कौन ले लिया? A। तो बच गया 2/3 है मिठाई ना। अब जो मिठाई है, जो संपूर्ण मिठाई है, उसका 2/3 बी ले लेता है, 2/5 यानी 5 गो में 2 गो ले लेता है, तो बच गया 3/5। अब जो मिठाई जो बच गया उसमें से आधा मतलब 1/2, आधा सी आधा डी। तो 1/2 करे यही सीओ का निकलेगा, 1/2 वो करे डीए का निकलेगा। 1/5 बचेगा। 5 गो में 1 गो सी को मिलता है। सी और डी जो दोनों बंटवारा किया, हाँ। एक में से बंटवारा किया ना। हाँ, टोटल 1 गो है, तो है 1/5। जो सी को मिलेगा उतना ही डी को मिलेगा, कहीं दोनों बराबर है। ये बड़ी भारी हो जाना है। आइए क्वेश्चन, ये हमने बताया 142 बताना है। 142 कहता है कि एक तेल के टीन में 4/5 भाग भरा है, x का 4/5 भाग भरा हुआ है। 6 बोतल तेल निकाल कर 4 बोतल डाल दिए, मतलब कि 2 बोतल निकला ही है। 2 बोतल निकला, 6 बोतल निकाले और 4 बोतल डाले तो 2 बोतल निकला ही है। डालने के बाद यह 3/4 भगता है, x का 3/4 भरा रहता है। टीन में कुल कितने बोतल तेल आएंगे? हो जाएगा इतना ही, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। 3x बोतल का है, 4/5 भरा हुआ है, 6 निकाले और 4 डाले, मतलब 2 निकला ही, तब यह x का 3/4 है। x निकलेगा, यही आंसर हो जाएगा, x बोतल। इसका बोल रहा सर, इसका किसका? इसका मतलब टीन में कुल कितने बोतल? x से निकल जाएगा, टीन में तो x से बोतल तेल है। किसको समझा? 42 के बाद 43 कहता है कि 37 1/2 में कितना 1/8 है। 37 1/2 में कितना 1/8 है। 108 शायद। 100 रुपया में 10 रुपया वाला कितने नोट होंगे? कैसे 10 आया? भाग देके, वही तो कह रहा है। इसमें कितने ये हैं तो भाग दे देना है। तो 37 1/2 को 1/8 से भाग तो दे ही सकते हैं आप लोग, क्या भाग तो दे सकते हैं? मिटा दे। चौवालीस कहता है 1/12 का कौन सा भाग 3/, का मतलब हमेशा नीचे, का वाला पा को ना सीधे भिन्न के नीचे में लिखे, जो का में रहे उसको नीचे में। 1/2 का कौन सा भाग 3/8 है, तो 1/3/8 1/12 का कौन सा भाग भिन्न के रूप में पूछा है, तो का वाला को नीचे में लिखते हैं। नीचे ऊपर वाला स्थिर रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। तो 3/8 गुने 12/1, ये 2 ये 3, कैसे 9/8 कर दिया? 4 दूना और 12 नीचे ना आएगा सर? 4 दूना 4 तिया 9/2 कहा। 1/12 कौन सा भाग 3/8 होगा। 3/8 कटे कितने 4 दूना 4 तिया 9। इनमें से कोई देखिए 44, इनमें से कोई नहीं होगा सर। ठीक है सर, ठीक है। आइए 45 चलते हैं। का हमेशा नीचे में लिखते हैं, का में लिखा हुआ रहेगा, का को मूल संख्या होता है नीचे में, हमेशा का को नीचे में लिखते हैं। कहीं भी का हो ना नीचे में लिखेंगे उसको। हाँ, अगर कैलकुलेशन में गणना करने में समीकरण में का हो तो उसका मतलब गुना होता है ना। 45 एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद और शेष भाग नीला है। अगर पेंसिल की लंबाई है
कुल लंबाई अगर x सेंटीमीटर है तो x का 1/8 भाग काला है तो शेष कितना बचेगा? 7/8 भाग। जो शेष बचा है उसका 1/2 सफ़ेद है तो शेष कितना बचेगा? फिर 1/2 ही बचेगा। 1/2 सफ़ेद है। शेष नीला है और नीला की लंबाई है 3 1/2 सेंटीमीटर, तो पेंसिल की लंबाई पूछ रहा है 8 सेंटीमीटर। इस 7 से 7 कटे 2 से 2 कट के 8 सेंटीमीटर हो जाएगा पेंसिल की लंबाई। 145 तक ही, ज़्यादा आप लोग उड़ जाएगा दिमाग से। 145 तक ही क्वेश्चन बनाइएगा और बाकी का आगे का 15 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। वीडियो सबका है अवेलेबल, आराम से पहले खुद बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बने